बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। उम्मीद है जी आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अच्छे से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुसलसल जो है वो वेट कर रहे थे इनकम टैक्स के जो न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है, जो रूल्स हैं उसके लेक्चर्स का। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि रेगुलरली जो है वो आप लोगों को अपडेट करता चला जाऊं। तो जनाब आज हम अपने इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के फर्दर जो रूल्स हैं उन पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने प्रीवियस तमाम वीडियोस अच्छे से देख लिए हैं और उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है और अपने पास इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल का जो फॉर्मेट है वो भी आपने लिखना स्टार्ट किया हुआ है। आज जनाब हम इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके बाद इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये तीन करने के बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पे जो है वो बात करने जा रहे हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से रिलेटेड आपने जो रूल्स याद रखने हैं उसमें जनाब सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि अगर आपने कोई मुनाफा कमाया, मुनाफा कमाया किस चीज का, आपने जनाब मुनाफा कमाया फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, जैसा कि पब्लिक या लिस्टेड कंपनी के शेयर बेचे और आपने मुनाफा कमाया, या मुदारबा सर्टिफिकेट बेच के आपने मुनाफा कमाया, या फिर आपने वोचर बेचे पीटीसीएल के और फिर मुनाफा कमाया, या फिर आपने मुनाफा कमाया डेट सिक्योरिटीज के ऊपर। तो उस मुनाफे के ऊपर आपने जनाब टैक्स देना होता है। अब उसके ऊपर कितना टैक्स देना होता है ये मेरा बेटा हमने देखना है। अगर आपने उसको होल्ड किया है 12 मंथ से कम, मतलब ये कि आपने अभी वो जो शेयर्स हैं वो खरीदे थे और उनको खरीदे हुए साल नहीं हुआ और आपने इनको बेच दिया, ठीक है ना, और आपने जो बेचने के बाद मुनाफा हुआ है तो उस मुनाफे के ऊपर 12.5% टैक्स देना है। और ये जो टैक्स है ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में हमने कैलकुलेट करना होता है। ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है? इसका ये मतलब है कि ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम होती है ना उसके अंदर ये वाला टैक्स जो है वो शामिल नहीं होता, ये टैक्स अलग से कैलकुलेट करते हैं। ये इंशाल्लाह हम आगे जाके सीखेंगे भी कि सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम क्या है। फिलहाल आप लोगों को ये ज़हन में रखना है कि जब भी इनमें से कोई भी चीज आ जाए, ये जो भी मैंने ऊपर पढ़ी है, और उसके ऊपर आपने मुनाफा कमाया हो तो उस मुनाफे के ऊपर आपको जनाब जो है वो 12.5% जो है वो टैक्स पे करना है। अगर आपने उसको अपने पास कितनी देर होल्ड किया है, 12 मंथ। और अगर आपने 12 मंथ से ज्यादा होल्ड किया है, मतलब आपने उसको शेयर्स वगैरह को अपने पास 12 माह से ज्यादा रखा और 24 माह से कम रखा, तो उस सूरत में भी जनाब टैक्स जो है वो 12.5% ही है। तो सर फिर हमने इसको अलग से क्यों पढ़ना है मेरा बेटा? अभी अलग से पढ़ने का मकसद ये है कि ये वाले रेट्स जो है ना वो गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। तो इसलिए अगर हम इसको इकट्ठा कर देना कि जनाब चाहे वो 12 मंथ हो, चाहे 24 मंथ हो, या 24 मंथ से ज्यादा हो, तो आपका टैक्स रेट सेम ही रहेगा। तो बाद में जो जब रेट चेंज होते हैं तो फिर स्टूडेंट के लिए मसला बन जाता है कि ये लास्ट टाइम तो सेम ही था तो अब सेम क्यों नहीं है। तो फिलहाल तो सेम है लेकिन आने वाले साल में ये फिर से चेंज हो जाना है। तो इसलिए मेरा बेटा फिलहाल आपके लिए चलो आसानी पैदा कर देते हैं, वो ये कि आपने इनमें से कोई भी चीज बेच के मुनाफा कमाया, चाहे आपने उसको अपने पास 12 माह से कम रखा, चाहे आपने 12 माह से ज्यादा और 24 माह से कम रखा, चाहे आपने उसे 24 माह से ज्यादा और 1 जुलाई 2013 के बाद जो है वो आपने शेयर्स को खरीदा, तो उस सूरत में भी आपका टैक्स जो रेट है वो सेम ही है। मतलब ये आप जहन में ये रख लें कि अगर आपने जिस चीज को बेचा है वो आपने खरीदी थी 1 जुलाई 2013 के बाद, और उसको खरीदे हुए आपको चाहे 1 साल हुआ है, दो हुए हैं, या दो से ज्यादा हो गए हैं, तो उस सूरत में तो ये आपका 12.5% ही टैक्स का रेट रहेगा। लेकिन अगर आपने वो चीज जिसको बेचा है उसको खरीदा था 1 जुलाई 2013 से पहले, तो उस सूरत में मेरा बेटा आपका जो टैक्स रेट है वो 0% है। मतलब ये का टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा तो सही क्योंकि रेट चेंज हो जाते हैं ना, इसलिए फिलहाल 0% है। तो हम ये कहेंगे कि इसके ऊपर टैक्स 0% होगा, और 0% टैक्स कितना होता है? वो ज़ाहिर है जीरो ही आएगा। तो मैं इस बात को सम अप करूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि जब भी हमने कोई चीज बेची होगी ये जो ऊपर मेंशन है इनमें से, तो हमने 12 माह से कम, 12 माह से ज्यादा और 24 माह से ज्यादा, लेकिन शर्त यह है कि वो चीज खरीदी कब हो?
आफ्टर 1 जुलाई 2013, 1 जुलाई 2013 के बाद से लेके अब तक आपने जब भी चीज खरीदी और खरीद के बेच के नफा कमा लिया, तो टैक्स का रेट 12.5% ही रहेगा। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि आपने जो चीज बेची है उसको आपने खरीदा था 1 जुलाई 2013 से पहले, तो उस सूरत में मेरा बेटा आपने जो है वो टैक्स रेट 0% लेना है। फिर उस सूरत में वो 12 माह या वो इस वाली कैलकुलेशन ज़ाहिर है आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो क्वेश्चन में ये बता देगा कि आपने चीज को खरीदा कब है, 1 जुलाई 2013 से पहले। तो पहले खरीदी हुई चीज जो है वो जनाब 0% रेट ऑफ टैक्स होगा। तो साथ में जो नोट है वो हमारा पढ़ने वाला वो ये है कि अगर उसने क्वेश्चन के अंदर आपको गेन दिया हुआ और गेन के साथ जनाब उसने आपको जो है वो लॉस भी बताया हुआ सिक्योरिटी का, कि आपने कोई सिक्योरिटी बेची थी उसके ऊपर आपको लॉस भी हुआ था, तो आप उस लॉस को अपने गेन में से माइनस करके तो फिर जो है वो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। ये जनाब हमारा इसका था पहले पॉइंट का, ये जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, इससे रिलेटेड ये चार बातें आपने याद रखनी है। असल में बातें तो दो ही हैं। एक बात यह है कि 12.5% टैक्स लगेगा और एक ये है कि नहीं लगेगा। कब लगेगा? तो अगर आप ये कब लगे इसकी बजाय सिर्फ ये ज़हन में रख लेना कि जब भी हमने सिक्योरिटी खरीदी होगी 1 जुलाई 2013 से पहले, तो उस सूरत में टैक्स जो है वो नहीं लगेगा। तो उसके अलावा कोई भी केस हो तो टैक्स लगेगा, ये जहन में रखिएगा। 12 माह 24 माह ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन अलग अलग उसने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हर साल रेट चेंज होते हैं। सो उसने यहाँ पर सेम इसलिए लिख दिया है ताकि स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम कभी रेट चेंज हो तो परेशान ना हो। ये मेरा बेटा पहली इसकी डिस्कशन थी। मजीद अभी देखते हैं जी। जनाब अली, अब आ गई हमारी गेन फ्रॉम सेल ऑफ, वो थी पब्लिक कंपनी। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी की। तो देखें, अगर हमने गेन हासिल किया है प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स को बेच के, कोई स्कल्पचर बेचा है, पेंटिंग बेची है, ड्राइंग बेची है, कोई आर्ट वर्क बेचा है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट बेचा है, कोई फॉलियो और बुक बेची है, ज्वेलरी है, एंटीक है, कॉइन्स हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये हमारे समझ लें कि कोई कीमती है, नवादरात है, तो कोई जनाब रेयर आर्टिकल्स जो होते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने वाली चीजें होती हैं, तो इस तरह की कोई पुरानी चीजें हैं, तो उनमें से कुछ भी आपने बेचा। अगर वन बाय वन आप इसके जो है वो मीनिंग्स देखना चाहें तो जनाब डिक्शनरी आपके पास भरी पड़ी हुई है, तो आप वहां से भी इसको सर्च कर सकते हैं। तो हम पर बरल बात करेंगे इसमें से अगर आपके पास आ गया कुछ भी आपने बेचा है, तो फिर देखना यह पड़ेगा कि हमने इसको कब बेचा। अगर तो हमने इसको खरीदने के 12 माह के अंदर अंदर बेच दिया, तो उस सूरत में जितना भी गेन होगा वो गेन लिख के, अगर कोई लॉस वगैरह दिया होगा तो वो माइनस करेंगे, और बाकी जो होगा उस सारी अमाउंट के ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। टैक्स कितना लगेगा ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में नहीं जाना, इसलिए इसकी उसने रेट जो है ना वो हमें नहीं बताया हुआ कि कितना टैक्स लगेगा। ये टैक्स जो है वो, ये वाली इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम में कैलकुलेट होगी, और उस टैक्सेबल इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो ये उसके अंदर ऑलरेडी शामिल हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा मजीद आप देखें कि अगर हमने इन्हीं चीजों में से कोई चीज बेची और उसको बेचा हमने अपने पास 12 माह रखने के बाद, तो 12 माह रखने के बाद अगर हमने बेचा, तो हम जनाब क्या करेंगे, जितना भी हमें मुनाफा हुआ होगा उसमें से 25% मुनाफे को माइनस करेंगे। जो बाकी मुनाफा आएगा उसमें से कोई लॉस अगर गिवन हुआ तो वो माइनस करके जो बाकी अमाउंट आएगी उसके ऊपर हमने टैक्स देना होगा। कितना टैक्स देना होगा? ये जो है ये इनकम, टोटल इनकम जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें लिखा होगा। तो वो टोटल इनकम के अंदर इसको ऐड करने के बाद जिस स्लैब रेट के अंदर ये आएगा उसके मुताबिक इस पे टैक्स लगाएंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये बातें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आपने यही ज़हन में रखना है कि प्राइवेट कंपनी के शेयर, कोई रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, कोई स्कल्पचर, कोई आर्ट वर्क, कोई ड्राइंग, कोई मेडलियन, कोई चीज जो है वो आपने बेची है, और बेची है 12 माह के बाद, आपको मिले हुए 12 माह हो चुके थे, फिर आपने बेच के तो पैसा कमाया, तो उस पैसे में से 25% जो है वो माइनस कर दें। माइनस करने के बाद आपके पास जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स होगा। लेकिन अगर कोई कैपिटल लॉस दिया हुआ तो वो लॉस को माइनस करके जो बाकी अमाउंट बचेगी उसके ऊपर आपको लॉस वो जो है वो टैक्स देना होगा। मजीद बात जरा सुनिएगा जनाब। तीसरी बात हम इसमें यह पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें गेन हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी से, तो उस सूरत में क्या होगा? अगर हमें गेन हुआ इमूवेबल प्रॉपर्टी से,
और हमने उस प्रॉपर्टी को अपने पास रखा सिर्फ एक माह, एक साल सॉरी, तो फिर जितना भी आपको मुनाफा हुआ उस मुनाफे का हमने टैक्स देना है। और वो उस सारे के सारे मुनाफे के ऊपर जो है वो हमने टैक्स देना होगा। और सर टैक्स देना कितना होगा? मेरा बेटा टैक्स देना होगा, उसने बोला नोट नंबर 3 में जो है वो जाएं। तो मैं आपको जरा नोट नंबर 3 देख लेता हूँ, अगर यहाँ मौजूद है तो आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज आने वाली क्लास में देख लेंगे। तो जरा देखते हैं जी नोट नंबर 3 जो है वो उसने जो हमें दिया हो। तो जनाबे अली, नोट नंबर 3, नोट नंबर, नोट नंबर 1 नहीं है यहाँ पे, नहीं जी 3 नहीं है। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको नोट नंबर 3 दिखाऊंगा, उसमें फिर आप जो है वो देखिएगा कि जनाब किस तरह से हमने इसको जो है वो कैलकुलेट करना है। फिलहाल आप ये ज़हन में रख लें कि हमने क्या करना है जनाब, कि हमें अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है हमने, और बेचने के बाद जो है वो हमने जितना भी मुनाफा कमाया है उस सारे के सारे मुनाफे के ऊपर टैक्स होगा। इसका ये मतलब नहीं वो सारे का सारा टैक्स है, मतलब वो जितना मुनाफा है, फर्ज करें आपने मुनाफा कमाया 1 लाख, तो उस 1 लाख के ऊपर हमने रेट लगाना होगा। और वो रेट कितना होगा वो उसने नोट नंबर 3 में दिया हुआ है। तो अभी क्योंकि नोट नंबर 3 यहाँ अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता, आने वाली क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा और इसको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। अच्छा जी, दूसरी आपने ये बात याद रखनी है, अगर हमने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, और बेची है हमने अपने पास 1 साल से ज्यादा अरसा रखने के बाद, और 2 साल से पहले पहले बेच दी, तो उस सूरत में आपने जितना मुनाफा कमाया उस मुनाफे की 75% अमाउंट लेनी है आपने, और उसके ऊपर आपने टैक्स लगाना है। टैक्स कितना लगाना है रेट अभी गिवन नहीं है, लेकिन आप ध्यान में ये रखिएगा कि फर्ज करें आपने 1 लाख रुपया मुनाफा कमाया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर, ये दूसरे वाले पॉइंट पे, तो आपने इसमें से माइनस कर देना कितने परसेंट, 25% माइनस कर देना। 25% माइनस करेंगे तो जाहिर है 75% के ऊपर टैक्स लगेगा। 25% माइनस कर दें, बकाया रह गया 75%। 75% बनेगा 75,000। तो 75,000 के ऊपर हमने वो रेट लेना है। कौन सा रेट लेना है? जो उसने नोट नंबर 3 में बताया होगा। उसके बाद आप ये भी बात याद रखें कि अगर आपने मूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, और उस प्रॉपर्टी को बेचा आपने कब है, 2 साल से ज्यादा अरसा आपने अपने पास रखा और 3 साल से कम रखा, तो उस सूरत में जितना भी मुनाफा कमाया है उस मुनाफे की रकम का 50% आपने लेना है। 50% लेके उसके ऊपर जो है वो टैक्स का रेट लगाना है जो नोट नंबर 3 में गिवन होगा। चौथी और सेकंड लास्ट बात आपने ये याद रखनी है कि अगर आपने अपनी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, और उस प्रॉपर्टी को बेचा आपने 3 साल के बाद और 4 साल से पहले पहले, तो जनाब आपने खरीदने के बाद की बात हो रही है, खरीदने के 3 साल बाद और 4 साल से पहले पहले आपने उसे बेच दिया, तो जितना भी मुनाफा हुआ उस मुनाफे की रकम आपने लेनी है। उस मुनाफे की रकम का 25% लेके तो उसके ऊपर आपने रेट लगाना है जो भी टैक्स का होगा। और पांचवा ये है कि अगर आपने अपने पास वो जो प्रॉपर्टी थी उसको बेचा, और उसको बेचा अपने पास 4 साल से ज्यादा अरसा रखने के बाद, तो फिर जितना भी मुनाफा हुआ है उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज्यादा अरसा अपने पास प्रॉपर्टी को रख के तो फिर बेचा है। तो इस सूरत में गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने जितना भी मुनाफा कमाया है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं देंगे। तो मजीद जो है वो इसका नोट पढ़ लेते हैं, और कल इंशाल्लाह ताला इसकी मजीद थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो कर लेंगे कि वो नोट नंबर 3 की क्या स्टोरी है। ले जनाब, तो यहाँ उसने हमें क्या बताया है? कहता है नोट नंबर 1 क्या है, कि नो लॉस शैल बी सेट ऑफ। कोई भी लॉस जो है वो सेट ऑफ आप नहीं कर सकते, मतलब माइनस नहीं कर सकेंगे। जिस तरह वो पीछे उसने बात की थी ना कि इनकम फ्रॉम सॉरी गेन ऑन सेल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर या गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर, उसका अगर कोई लॉस पहले से दिया हो तो वो लॉस आप माइनस करके तो जो बाकी गेन होगा उसके ऊपर टैक्स देंगे। तो यहाँ ऐसा नहीं है, आप कोई भी लॉस जो है वो माइनस नहीं कर सकते। किस किस में से माइनस नहीं कर सकते? इन तमाम चीजों में से आपने इनमें से कोई भी चीज बेची है और आपको हुआ मुनाफा, तो उस मुनाफे के में से आप अपना कोई प्रीवियस लॉस माइनस नहीं कर सकते जो कि आपको हुआ था पिछले साल पेंटिंग बेचने पर, ज्वेलरी बेचने पर, मैन्युस्क्रिप्ट बेचने पर, पोस्टेज स्टैम्प बेचने पर, मेडलियन और कॉइन बेचने पर, एंटीक बेचने पर। सर ये सारी चीजें हैं क्या? यार कोई तो इसमें मुजस्मा है, कोई जनाब इसमें आपके को मेडल वगैरह जो आपको मिला होता है, कोई आपका कॉइन है, कोई जनाब आपका जो है वो रेयर मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है जो नायाब चीज होती है, ठीक है ना, स्कल्पचर भी कोई मुजस्मा टाइप की चीज है। तो उसके बाद जनाब
दूसरा नोट हमने क्या ध्यान में रखना है, मतलब ये पहले नोट की समरी ये है कि आप इन चीजों पर होने वाले लॉस को माइनस नहीं कर सकते मौजूदा गेन में से। उसके बाद जनाब, नो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल लॉस इफ कैपिटल गेन इज नो गिवन नॉट गिवन। अगर आपको कैपिटल गेन दिया ही नहीं है और कैपिटल लॉस जो है वो दिया हुआ है सवाल में, तो हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे। नो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन एग्जेम्प्टेड कैपिटल एसेट। ऐसे कैपिटल एसेट्स जिन जो एग्जेम्प्ट हैं, जिन पे टैक्स नहीं लगता, उनका अगर लॉस दिया होगा तो उन लॉसेस को भी हम जो है वो एडजस्ट नहीं करेंगे। ये जनाब जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की जो है वो स्टोरी है। लेकिन कुछ बातें जो है वो अब उधार हैं, वो इंशाल्लाह हम आने वाली क्लास में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी वो नोट नंबर 3 के गिवन नहीं थे, सो इसलिए मैं आपको जो है वो नहीं बता सका, दिखा नहीं सका। आने वाली क्लास में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। आप जो है वो इसको तब तक याद कीजिएगा, डे फर्स्ट से लेके अब तक के सारे लेक्चर्स जो हैं उनको याद करेंगे तो स्टोरी बनेगी, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो रहेगी। कीप वॉचिंग आफ्ताब।